अपनी बातचीत अभी शुरू करता हूँ। बेसिकली मेरा नाम आकाश चौरसिया हुआ और इसी ज़िले का मैं निवासी हूँ और पिछले 15-16 सालों से मैं प्राकृतिक जैविक खेती के कार्य को कर रहा हूँ। इसके पीछे हमारा मकसद था कि मैं डॉक्टर बनना चाहता था, बचपन से हमारे मन में था। पढ़ाई भी किया, वो एग्ज़ाम भी क्वालीफाई किया, पर हमने कॉलेज ना जॉइन करके हमें लगा कि हम डॉक्टर बनने जब जा ही रहे हैं तो हम अच्छे कॉलेज से एमबीबीएस करें, एम्स से हम पढ़ाई करेंगे। तो हम लगातार जो है ना एम्स की तैयारी के लिए मन बना लिए थे। लेकिन क्या होता है हमारे जीवन में, जब हमारी कोई इच्छा होती है तो निश्चित तौर पे हम उन चीज़ों के साथ में जुड़ना चालू कर देते हैं। जैसे अगर कोई बचपन से इंजीनियर बनना चाहता है तो निश्चित तौर पे उसकी दिलचस्पी जो है ना उस क्षेत्र में जुड़ जाएगी। कोई खिलाड़ी बनना चाहता है तो भले वो गिल्ली डंडा खेले, परिस्थितियां जो भी हों, है ना, पर वो जो है ना उस तरफ कनेक्ट हो जाता है, जुड़ जाता है उससे और हमें समझ में आता है कि इसके अंदर क्या चल रहा है। कोई अगर पायलट बनना चाहता है तो कॉपी फाड़ के और जो है ना कागज का एरोप्लेन उड़ाना चालू कर देता है। तो इन सब चीजों से पता चलता है कि हम क्या करना चाहते हैं लाइफ में, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो है ना बीमार लोगों के साथ में जुड़ जाते थे। जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता था हम उनसे जुड़ जाते थे, ठीक है। सो लगातार ऐसे बार बार हमें बीमार लोगों के साथ में उठना बैठना हुआ, मिलना जुलना हुआ। ये सब होने के बाद फिर हमें बाद में रियलाइज हुआ, जब हम बीमार लोगों से जुड़े तो हमें ऐसा लगा कि यहाँ तो बीमार लोगों की संख्या भी बढ़ रही है, बीमारियां भी बढ़ रही हैं, अस्पतालें भी बढ़ रही हैं, सब कुछ बढ़ ही रहा है और डॉक्टरों की संख्या भी बढ़ रही है। तो शायद एक डॉक्टर हम भी इस भीड़ में शामिल हो जाएंगे, पर क्या ये चीजें जो है ना रुकेंगी? तो मन में ये सवाल आया कि शायद नहीं। अगर रुक रही होती तो इतने डॉक्टर पर्याप्त थे इनको रोकने के लिए? ये बड़ा सवाल है और गंभीर बात है। तो हमारे मन में ये आया भाव कि इतने सारे जब डॉक्टर नहीं रोक पा रहे हैं तो हम भी एक डॉक्टर बन के क्या रोक लेंगे। तो हमारे बुंदेलखंड में एक कहावत है, आप सबने कहीं ना कहीं सुनी होगी, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन वैसा होगा तन। तो सारी चीजें क्या है, खान पान से जुड़ी हुई हैं, ठीक है। और खान पान ही मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा आधार है। एक गाड़ी से आप समझ सकते हो, मैं बचपन की एक घटना आपको बता रहा हूँ। करीब 2001 के आसपास की बात है। हमारे पड़ोस में, जहां पर हमारा गांव में घर था, उनके पास पहली बाइक आई और वो बाइक से लेके घर से जब निकला करते थे तो क्या होता था कि लोग जो है ना बड़ा दिलचस्पी से उनको देखा करते थे, क्योंकि वो पहली बाइक थी। और बच्चे खासकर देखा करते थे क्योंकि उनके लिए बड़ा मतलब अजूबा था। जैसे हमने देखा होगा, आप सबने भी देखा होगा कि जब कोई एरोप्लेन ऊपर से गुजरता है और किसी बच्चे ने अगर ना देखा हो तो वो ऊपर ही देखता रहता जब तक वो बादलों में छुप ना जाए। ये स्वभाव है हमारा, जिज्ञासा होती है। ऐसे ही हम भी उनको देखा करते थे जब वो घर से गाड़ी लेके निकला करते थे, कैसे चलती है, क्या होता है। तो उनके घर के लोग जो है ना बड़े जोर से बोलते थे, गाड़ी जब वो लेके बाहर निकलते थे, ए फलाने फलाने पेट्रोल पंप पे तेल नहीं भरवाना। तो ये बात हमने 2-3 बार बचपन में सुनी। हम करीब 6-7 साल की उम्र में होंगे उस समय। तो लेकिन थोड़े दिन के बाद में बार-बार सुनने के बाद समझ में आया, किससे पूछें ये क्यों ऐसा बोलते हैं, जिज्ञासा होती है ना। पर हमें लगा, डर भी था क्योंकि बच्चों को डर भी होता है। तो मैंने कहा अभी कोई से पूछेंगे 2 थप्पड़ और घलेंगे, पता नहीं जवाब मिलेगा कि नहीं। तो खुद से ही सवाल किया और खुद से ही जवाब लिया। जवाब ये लिया कि हो सकता है इनका झगड़ा होगा इसलिए मना करते होंगे, बात खत्म करो। लेकिन जब हम अस्पतालों से जुड़े तब इस बात का सही आंसर हमको मिला, और वो भी अपने आप, कि उन्होंने इसलिए मना किया था उस पेट्रोल पंप पे तेल भराने के लिए क्योंकि उन्होंने किसी को बोल दिया था कि ये पेट्रोल पंप वाला तेल में मिलावट करता है। तो मिलावटी तेल हमारी गाड़ी में ना जाए, और मिलावटी तेल अगर गाड़ी में गया तो गाड़ी का इंजन खराब हो जाएगा, इसलिए वो दूसरे पेट्रोल पंप वाले को बोलते थे कि वहां पे जाके तेल भरवाना। अब देखो बात कितनी सी है ना, छोटी सी है। यहां से नहीं वहां से डला लो, बात खत्म कर दो। लेकिन अगर आप समझने बैठो तो पूरी जिंदगी परिवर्तित हो सकती है। और इसी विचार ने हमको इस तरफ आने को मजबूर किया। ये सामान्य बात नहीं है, खेती तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सदियों से होती आ रही है, आगे भी होती जाएगी। और आप सभी भी कर रहे हैं और बहुत सारे लोग करते हैं। देश में 70 करोड़ लोग खेती कर रहे हैं। पर जो है ना, फिर हमारे मन में ये विचार आया कि डॉक्टर बन के हम लोगों की सेहत ठीक करेंगे, फिर अगला व्यक्ति बीमार हो जाएगा, फिर हम उसको ठीक करेंगे, तो ये सिलसिला तो जारी रहेगा। तो ऐसा कुछ करते हैं कि लोग बीमार होने से रोके।
या बीमार ही ना हो। तो ये संभव कैसे है? तो अच्छा फूड खिला के हम लोगों को बीमार होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो केमिकल फ्री फूड खिला के ही लोगों की बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। और आप डॉक्टर बन के आडंबर में ना फंस के आप वास्तविक स्थिति पे अगर काम करेंगे तो निश्चित तौर पे शायद कई लोगों को आप बीमार होने से रोक लें। तो ऐसे मन में भाव आया और फिर हमने संकल्प लिया और फिर हमने डॉक्टर बनने का सपना भी छोड़ा। ग्रेजुएशन भी नहीं की, कोई डिग्री नहीं है हमारे पास। हायर सेकेंडरी पढ़ने के बाद सीधा इस काम में लग गए। जब इस काम में लगे तो एक कहावत याद आ रही है, आप सबको बताना चाहते हैं, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, लोग कहते हैं। तो कोई भी चीज जब हम उत्साहित मन से करते हैं ना, तो हमें लगता है ये हम कर लेंगे, आसान है ये। और जब हम उसमें जाते हैं अंदर, तो फिर हमें पता चलता है कितना कठिन है और कौन सा काम कैसे होता है। फिर आदमी वो 2-4 साल काम करने के बाद बोलता है कि अरे तुम क्या समझो, है ना, हमें पता है हम कैसे कर रहे हैं ना, ऐसे दर्द के साथ में बोलता है, क्योंकि वो एहसास उसी को हो पाता है और ये वास्तविकता है। सो हमने भी सोचा कि खेती आसान है, हम कर लेंगे, भिड़ गए उसमें। जब हम भिड़े तो पहले नंबर तो ये रुकावट मिली कि हमको जमीन नहीं मिली काम करने के लिए। हमारे पिताजी के पास 1 एकड़ जमीन थी और 10 बंटवारे थे उनके पास। तो एक के पास 10 डिसमिल ही जमीन खाते में थी और परिवार की स्थिति कोई बहुत खास नहीं थी। हमारी माँ बीड़ी बना के हम लोगों को पाल पोस के बड़ा किया है। सो बहुत ही हम लोग छोटे परिवार से हैं। सो जमीन जो है ना बहुत थोड़ी थी। तो 4,000 स्क्वायर फीट जमीन में हमारे पिताजी पान की खेती करके और हम लोगों को पढ़ाते थे और सब करते थे। तो वो जमीन तो हमें मिली नहीं। जब हमने घर वालों को कहा कि हमें जमीन दे दो, तो मतलब आप समझ सकते हैं कितना विरोध हुआ होगा, क्योंकि एक बच्चा एक परिवार का जो इतना छोटे तबके का और वो सब है और उन सारी स्थितियों में है, और अगर वो कोई एमबीबीएस का एग्जाम क्वालिफाई कर ले और उसको उनके पिता और उनके माँ को पता है कि ये 4-5 साल बाद एक बढ़िया डॉक्टर बन जाएगा, हमारा भी स्टेटस सुधरेगा और हमारी आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी, हमारा नाम भी बढ़ेगा, और अब हम जाके वहां पे वो काम करने को कहें जो कोई नहीं करता और जो बिल्कुल नहीं चाहते वो, तो आप समझ सकते हैं कि कितना विरोधाभास होगा। बहुत झगड़ा हुआ 3-4 साल, है ना, पर हमने लड़ झगड़ के किराए की जमीन ली और जमीन लेके हमने टमाटर की पहली फसल के साथ में शुरुआत की। जीवन में देखो, कोई भी काम आपको करना है ना, तो संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई आंधी और तूफान जो है ना उसे हिला डुला ना सके। संकल्प का होना बहुत जरूरी है, और संकल्प ऐसा जिसका कोई विकल्प ना हो, संकल्प उसी को बोलते हैं, और जिसके विकल्प हो उसको संकल्प नहीं बोला जाता। तो टमाटर की फसल से हमने शुरू किया। अब उसमें बहुत सारी मुश्किलें आई, बहुत सारी दिक्कतें आई, पर ठीक है, मन था करने का कि नहीं हम तो करेंगे इसको। तो हमने शुरू किया और धीरे धीरे करके हम उसमें आगे बढ़े। बाद में टमाटर ने अच्छे जब हमें परिणाम दिए, तो बहुत सारे लोग हमारे खेत पे उसको देखने के लिए आने लगे। जब बहुत सारे लोग खेत पे देखने के लिए आए, तो हमें ऐसे महसूस हुआ अंदर से कि चलो इनको बताना चालू करते हैं कि हमने ऐसे किया है, ये टमाटर 15 फीट ऊंचा ले गए, 32 किलो एक पौधे से निकाला। तो इनको बोलेंगे तो ये लोग भी करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो जमीन कम है, किराए की जमीन लेके शुरू किया, तो सब लोगों को बताते हैं। तो सब लोगों को जब हमने बताना चालू किया, तो मैं आपको बताऊं, आपको इस सच्चाई के साथ में मतलब रहना चाहिए कि हमारे देश में एक बड़ी बीमारी है, और उस बीमारी का नाम है क्या? कैंसर नहीं, उससे भी बड़ी बीमारी है। कैंसर तो बहुत छोटी बीमारी है ना, कैंसर तो, है ना, हाँ, नहीं, उस बीमारी का नाम है बहाना बनाना। ठीक है, हाँ, इस बीमारी का नाम है बहाना बनाना। जैसे अगर आपकी बात हमें नहीं माननी है, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, तो आप क्या कहोगे कि नहीं भैया जो है ना, अगर हम कहें कि चलो छत पे चलो, अच्छा उदाहरण के तौर पे, और आपको नहीं जाना, तो आप कहोगे भैया हमारे बहुत पैर दर्द कर रहा है, हम नहीं जा सकते। पहला बहाना। अब अगर हम मान गए उससे तो ठीक है, और नहीं माने तो फिर हम और जबरदस्ती करेंगे, तो आप कहोगे कि नहीं साहब भैया वो चोट लगी थी, वो परसों बहुत चुभ रही है। अब चोट पे आ जाओगे आप, नहीं समझे। अगर और जबरदस्ती की तो फिर तीसरा बहाना बनाओगे कि हमारा ब्लड प्रेशर लो होता है, नहीं समझे। मतलब कुछ भी, आप समझ रहे ना, अगर आपको नहीं जाना ना, तो आप हमें तब तक बहाना बनाओगे जब तक हम ये ना कहने कि अच्छा ठीक है रहने दो। तो ऐसे ही हमारे साथ लोगों ने व्यवहार किया। जब हमने कहा कि आप भी करो ऐसा, तो लोग पता है क्या कहते थे? लोग कहते थे कि देखो, टमाटर आपने 10 डिसमिल जमीन में उगा ली, हमारी 20 एकड़ खेती है, उतनी जगह में ये सब काम नहीं हो सकते हैं। हमने दूसरे आदमी को बोला, तो वो बोलता है देखो तुम्हारा शहर के पास में खेत है, जो उगेगा तुम बेच लोगे, हमारा तो उतना दूर है, हम कहाँ लेके आएंगे ये सब चीजों को। फिर हमने अगले को बोला, तो अगला बोलता है कि जो है ना, तुम्हारा छोटा खेत था तो तुमने बच्चों की तरह उसको पाल लिया,
है ना। हमारा 50 एकड़ का खेत है, हम कहाँ ये सब एक घास का पेड़ निकला तो निकालते फिरेंगे। फिर अगले को बोला तो अगला बोलता है देखो तुम्हारे खेत में पानी है 12 महीना 365 दिन, हमारे खेत में तो जनवरी में पानी खत्म हो जाता है। तो ऐसे करके लोगों ने बहाने बनाए। हाँ, लोगों ने तारीफ बहुत करी, इसमें कोई दो राय नहीं। देखो मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ, हम लोग ताजमहल देखने के लिए जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? बहुत सारे लोग जाते हैं, करोड़ों लोग गए होंगे। लेकिन आप बताओ कि ताजमहल ऐसी कौन सी चीज है जो दोबारा रिप्लिकेट नहीं हो सकती या बन नहीं सकती? उससे अच्छा बन सकता है ना, सही है कि नहीं? लेकिन आज तक जो है ना, कोई ने दूसरा ताजमहल नहीं बनाया। इतने करोड़ों लोग देखने गए, तारीफ की, फोटो खिंचवाई, घरों में रखी होंगी करोड़ों लोगों के फोटो, लेकिन दूसरा ताजमहल किसी ने नहीं बनाया। ऐसे ही कुछ है ये सब, है ना। तो ऐसी सब सारी चीजें घटित होती रही, लेकिन इन सब के बीच में हमने काम किया। किसानों की समस्याओं को सुन के उनके समाधान निकालने के लिए हमने 3 साल के बाद अपना काम रिसर्च की तरफ मोड़ दिया। पहले हम खेती कर रहे थे, हमारा मन था हम टमाटर उगाएं, ये करें, लोगों को खिलाएं पिलाएं, ये सब कर रहे थे। फिर उसके बाद हमारा मन रिसर्च की तरफ चला गया। तो रिसर्च में जो है ना, जब हम गए तो हमने बहुत सारी चीजों के समाधान निकाले। जैसे पानी की समस्या का समाधान निकाला, खरपतवार की समस्या का समाधान निकाला, कीड़ों की समस्या का समाधान निकाला, सब्जियों की सड़न गलन और इन सब चीजों का समाधान निकाला। फिर उसके बाद जैविक खादों रासायनिक खादों का समाधान निकाला। फिर उसके बाद जैव विविधता का समाधान निकाला। ऐसे तमाम चीजों का समाधान निकालते निकालते इन 15 सालों के सफर में हम आपको ये बताने में सक्षम है कि हमने खेती का ऐसा समग्र विकास का मॉडल तैयार किया है जो बायोडिस्पोजेबल है, सस्टेनेबल है और बायबल है। बायोडिस्पोजेबल का मतलब ये होता है कि जो भी आप अपने जीवन में काम करते हैं, चाहे वो किसी भी चीज का हो, आपकी वजह से इस धरती को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये पहला सिद्धांत होना चाहिए। नहीं तो फिर ऐसा धन बटोरने का कोई लाभ नहीं है। आप प्लास्टिक के जंजाल आप फैलाते जा रहे हैं दुनिया में, और इतना धन बटोर रहे हैं कि ये सारा धन और इससे और दुगना कर दो, उतना धन भी उस धरती को वापस वो सुंदरता नहीं दे सकता जो आपने प्लास्टिक फैलाने के से तैयार की है। तो ऐसे आगे पाट पीछे सपाट से क्या फायदा, है कि नहीं? कि एक पीढ़ी धन कमाए, दूसरी पीढ़ी जो है ना उसका खामियाजा भुगते, है कि नहीं है? तो ये तो हमें इतनी गंभीरता से बात समझना पड़ेगी कि हम मानव इस धरती पर आए हैं, तो ये धरती हमारी नहीं है, ये किराए की है जी। आप कितने समय यहाँ पर रुकेंगे? आपका जीवन 50 साल, 60 साल, 100 साल हो सकता है, पर 100 साल के बाद आपको छोड़ के किसी दूसरे को ये विरासत सौंप के जाना पड़ेगी ना। और आप नहीं भी सौंपोगे तो भी आ जाएगी अपने आप मरिए 15 दिन के अंदर आपके बच्चों के नाम पे जमीन ट्रांसफर ना हो तो बता देना, सही है कि नहीं है? तो आप ना भी दोगे तो भी आएगी वो। तो कुल मिला के बात ये है कि इस धरा पे न जाने कितने लाख लोग जो है ना जी के निकल दिए, पर ये धरती वैसे की वैसी है। तो हमारा कर्तव्य है, हम मनुष्य होने के नाते, कि हम अपनी धरती को खराब ना करें। जैसे हमें हमारे पूर्वजों ने दी, वैसे हम अपनी नस्लों को छोड़ के जाएं, है कि नहीं है? तो ये इतना मानवीय सिद्धांत और इतना मानवीयता हमारे अंदर होना चाहिए। तो कुल मिला के बात यह है कि जब हम बहुत सारे लोगों से मिले, तो तमाम जो है ना लोगों ने व्यू दिए, और उनके मुताबिक हमने उन पर अध्ययन करके उनके समाधान निकालना चालू किए। जैव विविधता का फार्मूला तैयार किया, और उसके बाद मल्टी लेयर खेती का फार्मूला तैयार किया, और इन सारे फार्मूलों को अगर आप मिला दो तो खेती का समग्र विकास होता है। और इस समग्र विकास में पहला जो मूल सिद्धांत है वो है बायोडिस्पोजेबिलिटी। हम जितने भी हमारे मॉडल हैं या जो भी हमारा कार्य है, वो सारे कार्य कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग विधि पर आधारित हैं, कुदरत के नियमों के मुताबिक हैं। आप कोई भी सिद्धांत पर काम करके किसी भी धरती को खराब नहीं करेंगे, और ना ही आने वाली नस्लों के लिए कोई समस्या का क्रिएशन करेंगे, यानी कि समस्या बनाएंगे। ठीक है। दूसरा हमने बोला बायबिलिटी। बायबिलिटी का मतलब बहुत बड़ी बात है। हाँ, सस्टेनेबिलिटी। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आज हम खेती का इतिहास उठा के देखें तो आप सभी लोग भी जानते हैं कि भारत में कई वर्षों से सैद्धांतिक तौर पे और प्रायोगिक तौर पर भारत में काम हो रहा है, और वो काम हो रहा है इसलिए किसानों की तरक्की हो, किसानों की आमदनी बढ़े। पर मैं सवाल करना चाहता हूं सरकारों से भी और आपसे भी, इतने सालों से हमने इतनी सब्सिडियां दी, इतना सब कुछ दिया, इतना करोड़ों अरबों रुपए हम मिटा रहे हैं खेती पे, और तमाम जो है ना कार्य, रिसर्च और यूनिवर्सिटियां और साइंटिस्ट और तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर फैलता जा रहा है, पर फिर भी क्या किसानों की आमदनी बढ़ी? क्या किसानों की आत्महत्या रुकी? क्या उनके परिवार को एक अच्छी जो कहना चाहिए लाइफ स्टाइल है वो मिली? तो सवाल यहाँ पर खत्म होके आंसर ये आता है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि किसान कर्ज में और आ गया। पहले कोई का केसीसी कार्ड नहीं था, आज सबके केसीसी कार्ड बने हुए हैं साहब।
ठीक है कि नहीं। पहले हमारे पास और अन्य कर्जे भी नहीं थे। आज हम जो है ना कोई हम किसी साहूकार से हम कर्जा लेके बैठे हैं, या किसी मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारा है लेन देन, हम फ्री नहीं है, है ना। और इवन हमारे जीवन की जो बड़ी घटनाएं हमारे साथ होती हैं, जैसे कि हमें बच्चों की शादी करना है या कुछ भी करना, तो हम जमीन बेचने पे आ जाते हैं। ये हमारी स्थिति है। तो काय की तरक्की, आप बताइए। अगर कोई भी इंसान अगर 5 साल अगर शहर में डालता है तो वो एक फ्लैट खरीद लेता है शहर में। हम खेती में 50 साल डाल दिए, हमने जो हमारा घर है या जो हमारी जमीन है उसको हम फ्री नहीं करा पाए लोन से। तो आप तरक्की मानोगे या क्या मानोगे। हमने बेशक प्रोडक्शन बढ़ाया और धन भी कमाया खेती से, पर वो सारा धन गया कहाँ, बताइए। कहाँ गया वो सारा धन। चला गया ना। घर उनके बने, आपके नहीं बने। आपके तो पुराने कपड़े भी चेंज नहीं हुए साहब अभी। तो बहुत पीड़ा होती है इन सब चीजों को लेकर, और इसी को लेकर हमने बहुत गहराई से अध्ययन किया है और आपको समझाने की हम कोशिश करेंगे। तो ये बायोडिस्पोजेबिलिटी के साथ साथ सस्टेनेबिलिटी के सिद्धांत पर आधारित है। सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम बाहर पर डिपेंड ना रहें, ना खाद के लिए, ना बीज के लिए, ना दवाई के लिए, और ना ही कोई अलग इक्विपमेंट के लिए। ठीक है। तो हमें इन सारी चीजों पर बहुत गंभीरता से विचार करके और इस पर कार्य करना पड़ेगा। ठीक है कि नहीं। इसके बाद आता है बायोबिलिटी। बायोबिलिटी का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी मॉडल या कोई भी सैद्धांतिक तौर पे किसी भी पक्ष पे कार्य करेंगे, तो वो मॉडल जो है ना बायबल होना चाहिए। बायबल का मतलब होता है हर दम इनकम देने वाला होना चाहिए। अगर वो आय देने वाला नहीं हुआ तो भावनात्मक तौर पे आप कितनी देर उसमें टिकेंगे, सही है कि नहीं है। या नियम के तौर पे कितनी देर टिकेंगे। मान के चलो आपके घर में कोई ट्रेजरी हो गई, कोई आपका बच्चा, आपके परिवार का कोई सदस्य कोई बीमारी से आपसे बिछड़ गया, और आपको पता चला कि ये खान पान के कारण ये हो रहा है, तो हो सकता है कि आप कुछ समय के लिए इसमें टिक जाएं। पर वो भी मोटिवेशन कब तक रहेगा। अगर धन नहीं आएगा तो कहां तक आप अपनी जेब से धन डालोगे। तो बाइबल होना चाहिए मॉडल, मतलब आय देने वाला होना चाहिए। तो ये सारी चीजों को मिला के जो अपना मॉडल है या जो अपना सिद्धांत है खेती का, वो कहता है कि ये समग्र विकास का एक मॉडल है। और इस समग्र विकास के मॉडल में हम सारी चीजों को समाहित करते हैं एक साथ में। खाद से लेकर, बीज से लेकर, दवाई से लेकर, पानी से लेकर, फिर आपके एग्री का जो भी टेक्नोलॉजी है उसको लेकर, प्रोसेसिंग से लेकर, बाजार की विपणन व्यवस्था से लेकर, तमाम सारी चीजों का एक कंप्लीट समाधान निकाल के हम लोग काम करते हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये चीज जो है ना हम अब आज आपको समझाने वाले हैं। एक एक करके हम आपको विषय पहले यहाँ पर थ्योरी टॉपिक में समझाएंगे, एंड उसके बाद जो है ना हम आपको इसके प्रैक्टिकल सत्र से भी जोड़ेंगे, और आपको व्यवहारिक तौर पे जो भी हमारे फार्म पर एक्टिविटीज हो रही हैं, जो जो भी हम कार्य कर रहे हैं या जो बोल रहे हैं, वो हम आपको दिखा के भी समझाने के प्रयास करेंगे। ठीक है कि नहीं। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपना फोन साइलेंट करके रखें, दिमाग इसी जगह पर रखें और दिमाग को भी खाली रखें। क्योंकि अगर हम दिमाग खाली नहीं रखेंगे तो दूसरी चीज नहीं जाएगी, और अगर हम यहाँ पे नहीं रहेंगे तो हमारी बात सुनने में नहीं आएगी, और अगर आप फोन बजाते रहेंगे तो आप डिस्टर्ब खुद भी होंगे और दूसरे को भी करेंगे। ठीक है। जरूरी फोन सबके आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपके जरूरी फोन आ रहे होंगे, हमारे भी जरूरी फोन आते हैं, पर हम जो है ना देखो हम अपना फोन भी लेके नहीं आते हैं, है ना। हमारे पास 4-4 नंबर हैं पर हम छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि आपके दिमाग में हमें कुछ देना है हमको, और हमारा फोन डिस्टर्ब ना हो। क्यों? हमारा फोन तो हर सेकंड में बजता है। आप एक बार फोन करेंगे फिर 2 बार बेल कॉल वेटिंग आ जाती है, तो हम तो आपको कुछ बता ही नहीं पाएंगे। तो हम क्या करके आए, फोन साइड में रख के आए। अब हम आपके साथ पूरी श्रद्धा के साथ में अपनी बात आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप उतनी ही श्रद्धा से आप हमारे समय का भी उपयोग करें और आप अपने समझ के उसका भी उपयोग करें। ठीक है कि नहीं। तो हम लोग चलते हैं अपने सत्र की तरफ, और सत्र में सबसे पहला हमारा सिद्धांत होगा जिसमें हम आपको बता रहे हैं जो बात कि हम खेती का कैसे विकास जाके, जैसे मान के चलो सरकार ने सब्सिडी दे दी आपको, काय में पाइप दे दिए, ड्रिप दे दी, समझना बात को, आपको सब्सिडी मिल गई। ठीक है। अब आपने पाइप लगा ली है, ड्रिप लगा ली, समझना बात को। अब मान के चलो कुएं में पानी नहीं है, मॉडल रुक गया ना, कहानी वहीं रुक गई ना। अब मान के चलो ड्रिप भी मिल गया, कुआं में पानी भी है, ठीक है। आपने खेत में बीज लगाए, बीज नकली निकले, फिर रुक गया मॉडल।
ठीक है, बीज अच्छे निकले, कुएं में पानी अच्छा निकला, पाइप है, सब कुछ है, लेकिन पता चला फसल जब कटने पे आई थी तो ढोर घुस गए, मॉडल रुक गया। ठीक है कि नहीं? मान के चलो ये भी हो गया, सब कुछ अच्छा हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, फिर पता चला मौसम की कोई एक आध मार दे दी। जैसे अभी देखो नॉन स्टॉप पानी गिर रहा है, आजू बाजू के सारे खेतों के बेचारे की खेतों की सारी फसलें गल गई क्योंकि पानी भरा हुआ है, अति पानी हो गया। ठीक है कि नहीं? मॉडल रुक गया ना। ठीक है, फिर उसके बाद ये सब चलो नहीं हुआ तो पता चला कोई साल ऐसे कीड़े आए, मतलब जो है ना पूरी चौपट कर दी उनने, कीड़ों ने फसल। अब जब तक बेचारे वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे, दवाई बनाएंगे, आपकी तो लुटियां डूब गई ना, मकान पर है कि नहीं है? तो क्या हुआ, फिर मॉडल रुक गया। फिर आप जो है ना उसको भी आगे लेके बढ़े, सब कुछ अच्छा हो गया साहब, अनाज मंडी लेके गए, सुदाम नहीं मिला क्योंकि सबका अनाज ज्यादा आ गया, तो मॉडल फिर रुक गया। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि आप कितना भी प्रयास कर लें, और कितनी जगह करेंगे प्रयास, आपकी भी अपनी क्षमता है भाई, है कि नहीं है? आप मेहनत किसी एक जगह पे कर सकते हैं, अगर आप पानी पे मेहनत कर रहे हैं तो 4 साल आपको कुआं खोदने में लग जाएगा क्या? तो आप किन किन चीजों में और कितनी मेहनत डालेंगे, उम्र खत्म हो जाएगी आपकी व्यवस्थाएं बनाने के लिए। और जैसे व्यवस्था बना के जिस दिन आप अच्छा अनाज पैदा करेंगे, आपके मंडी में दाम नहीं मिलेंगे, सारी मेहनत किरकिरा हो जाएगी, तो निराशा ही हाथ लगती है हमारे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, आपको गंभीरता से ये बात समझना पड़ेगी, ये सोचना पड़ेगा कि हमें कैसा मॉडल चाहिए। क्या हमें अच्छा खाद चाहिए केवल, या अच्छा बीज चाहिए केवल, या अच्छा पानी चाहिए, या अच्छी पाइपलाइन की व्यवस्था चाहिए, या फिर टेक्नोलॉजी चाहिए, या बाजार में अच्छी बिकने की व्यवस्था चाहिए? इन सारी बातों को अगर मिला दो तो उसी को बोलते हैं हम समग्र विकास का मॉडल चाहिए। हमको एक ऐसा ढांचा चाहिए, एक ऐसा प्लान चाहिए, एक ऐसा एजेंडा चाहिए जिस पर हम काम करें तो हमारा मॉडल किसी भी जगह पर रुके ना, वो जाके धन लेके ही आए। समझ में आ रही? तो हमारी जो 15 सालों की मेहनत का जो कार्य है वो इसी एजेंडे पर है, और इसके अंदर बहुत सारे फार्मूले भी हैं। तो मैं आपको एक ढांचे के अंदर ये समझाना चाहता हूं कि वो समग्र विकास का मॉडल क्या है, और उस मॉडल से हम कैसे जो है ना आगे बढ़ेंगे, और उसके आधार पर जो है ना हम खेती को कैसे लाभकारी बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर देखो ये मेहनत अगर हमने आज नहीं की तो आप ये निश्चित तौर पे मान लेना कि आने वाली पीढ़ी नहीं करने वाली, क्योंकि वो आपको देख के और डिमोटलाइज होगी। वो कहेगी जब हमारे माई बाप नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे। सही है कि नहीं है? तो वो क्या करेगी, वो जाके उठा के 2 बीघा खेत होगा आपका सो बेच देगी, और जाके शहर में एक आध फ्लैट खरीद के और वहां कंक्रीट के जंगल में अपनी जिंदगी को सड़ाएगी। तो ये मत करो ऐसा। हमारे अंदर अगर ईश्वर ने ताकत दी है, सोचने की क्षमता दी है, दिमाग दिया है और सारे साधन दिए हैं, और अगर हमारे को अच्छा शरीर दिया है जो काम कर सकता है, तो अपना 100% डालिए। 100% का मतलब 100% डालिए। 100% का मतलब ये होता है कि 1% भी आप गुंजाइश मत छोड़िए, पूरी सामर्थ्य के साथ में काम करिए। और मेरा ऐसा विश्वास है और भरोसा है कि जहां पर हम 100% डालते हैं तो कुदरत इतनी बेशरम नहीं है, और ईश्वर इतना जो है ना बेशरम नहीं है, वो आपकी निश्चित तौर पे मदद करेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारी तो की है, तब जाके आज हम ये बात आपको बता पा रहे हैं, नहीं तो हमारे साथ जो परिस्थितियां थी, आप सबके पास तो जमीनें हैं, काम करने का मौका है, हमारे पास तो ना जमीन थी और ना किसी ने काम करने को हमें प्रेरित किया कि भैया कर तू, है ना। एक परिस्थिति होती है आदमी को जब किसी के सहारे की जरूरत होती है, और जब अगर उस व्यक्ति को सहारा ना मिले तो जिस तरीके से जो डिमोटिवेशन होता है वो पूरी लाइफ उसको याद रहता है। लेकिन उन सब चीजों के बाद भी हम निकले और आप सबके बीच में हैं, तो समझना पड़ेगा इस बात को आपको बहुत गंभीरता से। ये समग्र विकास का मॉडल ऐसे ही नहीं दिमाग में आ गया और ना ही हमने कहीं से पढ़ लिया। आज तक हमने जब से किताबें पढ़ना छोड़ा है, दोबारा किताब के पन्ने नहीं पलटे। हमें बहुत सारे लोगों ने किताबें दी, हजारों सैकड़ों पुस्तकें हैं हमारे पास। ये जिस छत के नीचे आप बैठे, ये लाइब्रेरी ही बनने जा रही है। भारत का पहला भारतीय कृषि दर्शन पुस्तकालय बनने जा रहा है, जिसमें भारत की वैदिक से लेके और हमारी पुरातन कृषि व्यवस्था तक की पुस्तकें आपको पढ़ने को मिलेंगी। हमारे पूर्वजों ने क्या शोध किया, क्या अनुसंधान किया, वो सारा आपको यहाँ पर 5000 पुस्तकों के संकलन के साथ में मिलेगा। इसका आने वाले समय में हम इंसाइक्लोपीडिया भी बनाने वाले हैं, जो भारत की हमारी नौजवान पीढ़ी को मार्गदर्शित करेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हमारे पास बहुत साहित्य है, लेकिन हमने कभी पलटा नहीं, हम व्यवहारिक पक्ष से हमेशा जुड़े रहे। और मुझे ऐसा लगा कि किताबों में जो लिखा जा चुका है वो पुराना इतिहास है,
ठीक है कि नहीं। आज हमारे पूर्वजों को नहीं पता था कि डीएपी डालने के बाद मिट्टी का क्या स्वास्थ्य बिगड़ा है, तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो वो किताब में नहीं मिलेगा, क्योंकि उस समय डीएपी नहीं डल रहा था। सही है कि नहीं है। तो उस समय की जो अध्ययन है, हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि उस समय का जो शोध था, जो अध्ययन था, वो हमारे बहुत काम का है। अगर वो जीवन में काम आ जाए तो निश्चित तौर पे हम देश को नई दिशा दे सकते हैं और परिवर्तन ला सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो वो हमें जरूरी है, क्योंकि मार्गदर्शन बहुत जरूरी होता है। जैसे हम सब लोग जो है ना बड़े हुए हमारे माँ बाप के संरक्षण में, ठीक है, हमारे ऊपर किसी ना किसी का हाथ रहा, तो हम सब लोग जो है ना ऑर्गेनाइज रहे जिंदगी में, ठीक है, अनुशासित रहे, हम भटके नहीं कहीं पर, ठीक है। तो ऐसे ही जो है ना हमारे लिए उस मार्गदर्शन की भी जरूरत है कि हम आगे कोई भी कार्य करें तो भटके ना, ठीक है। तो वो बहुत जरूरी है, तो वो हम करने वाले। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आज तक जो भी हमने किया है वो सारा मिट्टी से जुड़कर, पानी से जुड़कर, कुदरत से जुड़कर करके देखा है, सीखा है, फिर उससे जो हमें हासिल हुआ है वही हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो समग्र विकास के मॉडल में सबसे पहले कुछ ऐसी बातों को समझना पड़ेगा आपको जो आपके बेहद काम की हैं और जरूरी हैं, लेकिन वो कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको करना पड़े, ठीक है। तो कुछ चीजें आपको जो है ना यहाँ पर बहुत गंभीरता से समझना पड़ेगी, जिसको समझने के बाद ही आप जो है ना खेती को नए रास्ते पे लेके आ पाएंगे। हालांकि मुझे बताने की खास जरूरत नहीं है, क्योंकि उन सबका इन सब चीजों में कोई तालमेल नहीं है, लेकिन समझाना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो है अगर किताब के पन्ने पर अगर हम कोई चीज लिख रहे हैं तो पन्ने के बारे में भी आपको अगर पता हो तो शायद जो है ना मतलब बहुत अच्छे से कुछ आप उस पर उतार पाए, ऐसा मैं समझता हूं। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, सबसे पहले नंबर हमें एक चीज जो बहुत गहराई से किसानों ने नहीं समझी है खेती के अंदर, वो हमें यहाँ पर समझना पड़ेगी। अगर हमें खेती को आर्थिक तौर पे सुदृढ़ बनाना है, मजबूत बनाना है, ताकतवर बनाना है, तो खेती के अर्थशास्त्र व्यवस्था को हमें समझना पड़ेगा। अर्थशास्त्र का मतलब ये होता है कि खेती में कहाँ पैसा लग रहा है और कहाँ से पैसा निकल रहा है और कहाँ पैसा जा रहा है। अगर हमें अर्थशास्त्र ही नहीं पता उसका, तो हम क्या करेंगे, आगे पाट पीछे सपाट करते रहेंगे। अब वही करते आ रहे है ना। आप सबको पता है कि खेती में एक दाना डालते हैं और 100 दाने निकलते हैं, पता है आपको, सबको पता है। तो वो 100 दाने कहाँ गए आपके, तरक्की क्यों नहीं है। यहाँ पे तो हम 25 साल पढ़ाई करते हैं, फिर 10-20 लाख का लोन लेते हैं, तब जाके धंधा शुरू करते हैं और फिर जाके उसमें 1-2 लाख रुपए की कमाई करते हैं। लेकिन आपके पास कितना बढ़िया ऑप्शन है यार, एक बीज डालते हैं आप 100 निकल आते हैं, और वो भी 4 से 6 महीने के अंदर। और इधर जो है ना हम शहरों में जो मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, तब जाके हमारे पैसे डबल होते हैं। बैंक में रखो तो 8 साल में पैसा डबल होता है। खेती में 1 रुपए का एक बीज डालो, 100 बीज में 4 महीने में वापस आ जाता है। आता कि नहीं आता, सबको पता है। और ये बात कोई कहीं सुनाई नहीं है, ये आपको मालूम है। पर बड़ा सवाल ये है कि वो फिर 100 रुपए जाती कहाँ है फिर, जब एक का 100 हो रहा है तो। वो बीज में चला जाता है ना। हाँ, तो बीज खाद में नहीं जाता, बहुत सारी जगह गड़बड़ियां हैं। तो गड़बड़ियां मैं आपको समझाना चाहता हूं कि हमारा जो अर्थशास्त्र बेसिकली, अगर हम खेती में 1 रुपए लगाते हैं तो हमारे को 100 रुपए मिलना चाहिए। पर हमारे 1 रुपए लगने के बाद खेती हमें 100 रुपए देती है वापस, लेकिन वो 100 रुपए हमारे हाथ में नहीं होते हैं। उसके पीछे गड़बड़ियां क्या हैं मैं आपको समझाना चाहता हूं। देखिए, यहां पर अगर हम खेती में कोई भी फसल बो रहे, उदाहरण के तौर पे आपने गन्ना लगाया, या मान के चलो आपने यहाँ पर अमरूद की फसल लगाई, या फिर आपने अरहर की फसल लगाई, या पपीते की फसल लगाई, तो उदाहरण के तौर पे यहाँ पे आपने कुछ पौधों को कुछ कुछ दूरी के अंतर से आपने ये सारी चीजें खेतों में लगाई, बराबर ना, कुछ कुछ दूरी पे लगाई। तो जब आपने कुछ कुछ दूरी पे कुछ कुछ चीजें लगाई, तो आपको क्या लगता है कि क्या वो मिट्टी आपकी फसल उगाने के अलावा बाकी और कुछ चीज नहीं उगाएगी, उगाएगी ना। जैसे आपका दिमाग काम करता है वैसे ही मिट्टी काम करती है। तो दिमाग आपका कैसे काम करता है, माना कि आपने जो है ना कोई काम पकड़ा हाथ में, क्या काम पकड़ा, तो साहब जो है ना ये एक पन्ना लिखना है और आपके पास पूरा दिन भर है, तो आप क्या करोगे, एक पन्ना 15-20 मिनट में लिख के और साइड में रख दोगे। फिर क्या करोगे आप, आपके पास समय है, क्या करोगे, दिमाग चलाओगे, मोबाइल होगा तो वो चलाओगे, ठीक है कि नहीं, बातें करोगे, गप्पे मारोगे, काम तो नहीं करोगे ना, फालतू समय निकालोगे, ठीक है। और उस फालतू समय निकालने के बाद आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा। आप कितनी भी बातें कर लो, सदियों से लोग करते आ रहे, कितनी भी कर लो, लेकिन उसका कोई लाभ नहीं है।
ऐसे ही आप कुछ भी अगर काम करते हो और उसके अलावा खाली रहते हो तो उससे कोई लाभ नहीं होता। ऐसे ही अगर हमने खेत में कोई फसल बो दी और मिट्टी के पास अगर आपने जो भी फसल बोई, तो मिट्टी तो ऐसा नहीं करती ना कि हम यहीं पे बीज उगाएंगे, बाजू में नहीं उगाएंगे। तो मिट्टी तो क्या करती है, पूरे जमीन के सरफेस पर अपनी चीजें उगाती है। उसको पानी मिला, धरती पे अभी देखो बारिश के टाइम पे ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां पे हरियाली ना हो। पत्थरों के बीच में भी जो है ना कोई पौधा उगा ही देती है कुदरत। सही है कि नहीं है? तो कहने का मतलब यह है कि हम खेत में अगर अरहर की फसल लगा रहे हैं, या फिर हमने गन्ने की फसल लगाई, या हमने पपीते की फसल लगाई, तो कितने पौधे लगाए आपने? तो माना कि आपने 1000 पौधे लगाए, तो ये बताओ 44,000 स्क्वायर फीट में जब आप 1000 पौधे लगाओगे, एक पौधे के लिए कितनी जगह लगेगी? तो एक फीट जगह लगेगी। तो आपने 1000 पौधे लगाए तो कितनी फीट जगह लगी? 1000 फीट। और आपके 1 एकड़ में कितनी है? 44,000 स्क्वायर फीट। तो 43,000 स्क्वायर फीट जमीन खाली है ना अभी। तो जैसे आपके पास 1 घंटे के बाद 7 घंटा खाली थे, तो आपने क्या किया? दिमाग चलाया, दुनिया भर की चीजें सोची। तो मिट्टी भी ऐसी खाली नहीं बैठेगी, वो कहेगी ठीक है साहब, घास उगाओ, गाजर घास उगाओ, चारा उगाओ, खरपतवार उगाओ, उसके बाद जो बीज है वो उगाओ। वो आपसे पूछेगी भी नहीं। और जैसे आप तो नहीं हमसे पूछोगे कि साहब जो है ना अब एक पत्र लिखा जा चुका है, अब हम क्या करें, नहीं पूछोगे ना। अपने मन से अपना दिमाग चला के काम करते रहोगे। तो ऐसी मिट्टी